नमस्कार दोस्तों, आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे ट्रू सक्सेस चैनल में। दोस्तों, बीपीएससी की मुख्य परीक्षा अभी हो रही है और हिंदी साहित्य का प्रश्न हम आज लेके देखते हैं कि किस तरीके का प्रश्न पूछा गया है। और प्रश्न देखने से हमें अंदाज़ा लगेगा कि हम लोग पहले जो डिस्कस कर रहे थे वो कितना रिलेवेंट था और हमारा पैटर्न क्या होना चाहिए, खास करके बिहार लोक सेवा आयोग के संदर्भ में। ऐसे हर एक राज्य लोक सेवा आयोग में कहीं ना कहीं कनेक्टेड रहता है, एक ही पेपर यदि हो तो, लेकिन फिर भी तो बिहार लोक सेवा आयोग की जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है इस प्रश्न पत्र को देखना। तो आज हम लोग देखते हैं कि हिंदी साहित्य का जो प्रश्न पूछा गया उसमें क्या क्या चीज़ें पूछी गई, क्या पैटर्न रहा। तो इसमें कुल मिलाकर 300 अंकों का 3 घंटे का समय ये तो है। 2 खंडों में प्रश्न पत्र पूछे गए, खंड क खंड ख, और कुल 6 प्रश्नों का उत्तर हमें देना था। ठीक है, प्रत्येक खंड से 3-3 प्रश्नों को चुनते हुए 6 प्रश्नों के उत्तर दें, है ना। और एक ही प्रश्न के विभिन्न भागों के उत्तर अनिवार्य रूप से एक साथ लिखे जाएं। ये नहीं कि पहला का एक इधर लिख दिए दूसरा उधर कर दिए। सबका एक खंड का जो भी प्रश्न है, एक प्रश्न का जो जितना भाग है उसे एक साथ ही लिखा जाना चाहिए। अब प्रश्नों पे हम लोग आते हैं। तो प्रश्नों में खंड क में देखते हैं जो भाषा एवं साहित्य का भाग है, इसमें किस तरीके का प्रश्न पूछा गया है। भाषा एवं साहित्य में जो प्रश्न है वह हिंदी भाषा का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, देवनागरी लिपि की विशेषताओं और गुणों का संक्षिप्त में विचार कीजिए। ठीक है, अच्छा प्रश्न है। और बार बार जैसे कि मैं पढ़ाते समय भी आप देखेंगे कि कई बार मैंने कहा कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि देवनागरी लिपि की विशेषताओं और गुणों को जानना। पहले भी कई बार ऐसे प्रश्न पूछा जा चुका है, ये कोई नया प्रश्न नहीं है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था। और जो हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की लिस्ट बनाई थी उसमें से ही यह प्रश्न है। आप देखेंगे जो मैंने एक बनाया था जिसमें कि अब तक पूछे गए बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न, जो एक वीडियो डाली गई थी। तो देवनागरी लिपि की विशेषताओं गुणों पर विचार कीजिए। दूसरा प्रश्न है स्वाधीनता संघर्ष के समय हिंदी का राष्ट्रभाषा के रूप में विकास का उल्लेख कीजिए। हिंदी राष्ट्रभाषा के रूप में किस तरीके से विकास हुआ, इस पे भी एक अलग से वीडियो हमने डाला हुआ है। और ये किस तरीके का उस समय के समय में स्वाधीनता संघर्ष के समय में खास करके छायावाद था, प्रगतिवाद का समय आया, तो लेखक जो है किस तरीके से अंग्रेज़ों के शक्ति से बचना भी चाहते थे और अपनी बात कहना भी चाहते थे। तो छायावादी समय में भी हमने देखा, उसके बाद वाले काल में भी हमने देखा कि काफ़ी सारी रचनाएं रची गई जो कि खास करके स्वाधीनता संघर्ष के समय में से जो स्वाधीनता संघर्ष से भी जुड़ी हुई थी, और उस समय के अन्य विधाओं के अन्य चीज़ों से भी जुड़ी हुई रचनाएं जो है इसमें हम डाल सकते हैं। और विकास जो राष्ट्रभाषा के रूप में हुआ, तो चूँकि हिंदी एक भाषा ऐसी भाषा के रूप में उभरी थी जिसमें कि सभी लोग एक तरीके पत्र पत्रिकाएँ लिखी जा रही थी, साहित्य लिखे जा रहे थे, तो इसका विकास विभिन्न आयामों को हम लोगों को दिखाना है इस प्रश्न में। यही इस प्रश्न का कुल मिला के जो पूछा गया है, इसका उत्तर का पैटर्न हमारा इसी पे बेस्ड होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। उपलब्ध सामग्री के परिप्रेक्ष्य में हिंदी साहित्य के काल विभाजन पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। हिंदी साहित्य के काल विभाजन पर, तो काल विभाजन पर जब बात आती है तो काल विभाजन पर हमने काफ़ी चर्चा किया हुआ है कि हिंदी साहित्य का काल विभाजन पे काफ़ी सारी विवाद रहे हैं और कई प्रयास किए गए, जिसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल और इनका जो है खास करके हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन दोनों पर हम लोगों को फोकस रखना है। और जो भी चीज़ें हुई काल विभाजन पर और आप क्या कहना चाहते हैं, तो उसी पे आधारित यह प्रश्न है, तो उत्तर आसानी से लिख सकते हैं। और अगला प्रश्न देखते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र युग और महावीर प्रसाद द्विवेदी युग के नवजागरण में कुछ मूलभूत अंतर हैं। ठीक है, भारतेंदु युग आया, उसके बाद द्विवेदी युग आता है, तो द्विवेदी युग में और इस युग में क्या अंतर रहा है, इसे हम दोनों युगों का कंपैरिजन में लिख सकते हैं।
ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ का प्रश्न का कुछ प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं जिन प्रश्नों को कि आपको ध्यान में रखना होगा कि इस प्रश्न का उत्तर डायरेक्ट आप ऐसे मतलब कि नहीं पाएंगे कि तुरंत मिल जाए। तो वहाँ पे आपको थोड़ा कॉमन सेंस लगा के, चूँकि आपने दोनों कालों को पढ़ा है, हरिश्चंद्र युग भी या भारतेंदु युग भी आपने पढ़ा है, द्विवेदी युग भी आपने पढ़ा है, तो आपको पता है दोनों की विशेषताएँ क्या रही है, क्या क्या दोनों में अंतरें हैं, क्या चीज़ें नई चीज़ें खुल के यहाँ पे आई, तो आप अंतर में लिख सकते हैं इसे। तो यहाँ पे 4 प्रश्न। अब 5वें प्रश्न पे चलते हैं। ये है नाटक से संबंधित। प्रसादोत्तर नाटक और रंगमंच की प्रमुख प्रवृत्तियों का साधारण उल्लेख कीजिए। कि प्रसादोत्तर नाटक मतलब कि नाटक में प्रसाद को मुख्य बिंदु मानकर प्रसाद से पूर्व, पहले प्रसाद का काल और प्रसाद के बाद का काल में नाटक को विभाजित किया गया है। तो प्रसाद के बाद जो है प्रसादोत्तर नाटक जो है उसकी क्या प्रवृत्तियाँ रही, तो इस पर बहुत अच्छे से हमने डिस्कस किया हुआ है। आप देखेंगे कि प्रसादोत्तर नाटक पे एक कंप्लीट हमने 10 पॉइंट का लगभग हमने कुछ तैयार किया हुआ है। तो आप जब नाटक वाला भाग देखेंगे जो मैंने डाल दिया है पहले ही, तो आपको समझ में आ जाएगा। और अगला प्रश्न है, नई कहानी के कथ्य और शिल्पगत वैशिष्ट्य का सोदाहरण समीक्षा कीजिए। तो नई कहानी का क्या है, नई कहानी में बार बार कहता था कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और नई कहानी पर हमने एक अलग से वीडियो भी डाला हुआ है जिसमें कि कहानी वाले भाग में आप देखेंगे नई कहानी पे एक विशिष्ट रूप से एक चर्चा की गई है, क्योंकि वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। नई कहानी, नई कविता, इससे प्रश्न बार बार पूछे जाने की संभावना होती है। जो विशिष्ट प्रश्नों की श्रृंखला लिस्ट हमने तैयार की तो उसमें भी इस प्रश्न को डाला गया था। तो हमने जो इंपॉर्टेंट प्रश्नों की लिस्ट तैयार की थी, आप देखेंगे यदि आपने किया होगा उसे, और तो आपका एक भी प्रश्न इसमें गलत नहीं हो सकेगा, क्योंकि जितने प्रश्न यहाँ पूछे गए हैं सारे प्रश्न हमने डिस्कस पहले ही कर लिया है, चाहे वीडियो के माध्यम से या कि हमने इंपॉर्टेंट प्रश्नों की जो लिस्ट बनाई तो उसमें भी ये सारे प्रश्न हैं। आप देख लें, पहले ही डाला हुआ है, परीक्षा तो अभी हुई है। अब खंड ख में चलते हैं हम लोग। खंड ख में निम्नलिखित में से किन्हीं 2 अवतरणों की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। ये प्रसंग सहित व्याख्या वाला पूछना ही था। तो व्याख्या वाले खंड में जब प्रश्न पूछा जाता है, यहाँ देख सकते हैं, क्योंकि ये क्या है कि बार बार पढ़ने की चीज़ है और आपको एक पैटर्न समझ में आ जाए कि किसका क्या कैसे लिखना है, व्याख्या करना है, व्याख्या करने का संदर्भ प्रसंग व्याख्या विशेषता ये तो पता ही होनी चाहिए। और जो आपने यदि एक बार भी किताब पढ़ लिया है या एक बार भी पंक्तियों से आप रूबरू हो गए हैं तो कहीं ना कहीं इस तरह के प्रश्नों का आप आसानी से लिख पाते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, पहला जो है व्याख्या दिया हुआ है करने के लिए, ये पद्य वाला व्याख्या है, क ख ग पद्य वाला है। तो पद्य में पहला है, प्रीति कड़ी दिन्हे गड़े छूड़ी, जैसे वधिक चुगाए कपटन पीछे करत बुड़ी। तो ये जो है सूरदास की रचनावली से ली गई है, सूर ग्रंथावली से। और वहाँ पे जैसे कि समझ में देख के ही आता है कि नीचे भी सूरदास का नाम लिखा हुआ है। तो संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखने में आपको कोई दिक्कत नहीं। जहाँ तक व्याख्या की बात है, इस तरह के प्रश्नों में आप यदि आपने तरीके से थोड़ा सा पैटर्न पकड़ लिया है, जैसे कि मैं बार बार कहता था जब भी हम लोग व्याख्या वाला कर रहे होते थे प्रश्न और ख़ास करके पढ़ रहे होते हैं, तो पढ़ते समय हमने हमेशा ध्यान दिया, मैंने हमेशा कहा कि आप सभी लोग पैटर्न पे ध्यान दीजिए कि किस तरीके का पैटर्न ये फॉलो करता है। तो जो नहीं पढ़ा है वो भी प्रश्न पूछ दिया जाए तो उत्तर आप लिख देंगे, कुछ भी नहीं। क्या कितना आसान है। प्रीति कर दिन्हे गड़े छुड़ी, प्रीति करते हैं और गले में छुरी भी चलाते हैं। गोपियाँ कह रही कृष्ण के बारे में उद्धव से, जैसे वधिक चुगाए कपटन पीछे करत बुरी। जैसे वधिक जो है हत्यारा जो है वो कपट से पीछे से छुरी चलाते हैं। तो कहने का मतलब है कि आप अर्थ लगा सकते हैं। संदर्भ प्रसंग व्याख्या तो आपको लिखने आ ही गया, क्योंकि व्याख्या वाली चीज़ों में हमने डिस्कस कर लिया था काफ़ी सारा, इन चीज़ों के बारे में कैसे व्याख्या लिखी जानी चाहिए। तो पैटर्न वही रहेगा, बस इसमें आपका अर्थ ये थोड़ा सा कहीं खराब भी होता है। मान लेते हैं कि आपको कहीं अर्थ लगाने में थोड़ा चूक भी जाते हैं, तो भी आपको नंबर, जैसे 10 में मान लेते हैं आपको 8 नंबर के बदले में 7 नंबर मिलेगा, 1-2 नंबर कटेगा, लेकिन नंबर आपको फिर भी पूरा मिलेगा। तो थोड़ा सा पैटर्न समझने की ज़रूरत है यहाँ पे। उज्ज्वल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, जिसमें अनंत अभिलाषा के अपने सब सपने सब जगते रहते हैं। तो ये लज्जा सर्ग का है कामायनी से। तो कामायनी अभी हमने पढ़ा नहीं है, बाकी कामायनी हम लोग आगे पढ़ेंगे और उसी से लिया गया है। और आप में से जिसने पढ़ा होगा तो उसे समझ में आ जाएगा। और इसमें कोई अर्थ में, इस कामायनी का अर्थ इतना सरल है कि इसमें अर्थ लगाने में ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऐसे ही अगला है पंक्ति, श्री राम प्रेम पीयूष पूर्ण होत जन्म न भरत को, मुनिमन अगम जब नियम समदम
सम दम विषम व्रत आचरण को। यह अयोध्या कांड से तुलसीदास जी के तुलसीदास रामचरितमानस से ली गई पंक्ति है। तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि सारी पंक्तियाँ आप लिखेंगे, 2 की ही आपको व्याख्या करनी है, 1 आप छोड़ सकते हैं। तो 3 में से 2 आपको चुनना है, तो आपको जिसका जो सही लगे बाकी उसे आप लिख सकते हैं। तो यहाँ छोड़ने का आपके पास में ऑप्शन होता है, ऐसे नहीं कि सारे प्रश्न आपको करने ही करने होते हैं। ठीक है, अब देखिए गद्य व्याख्या। गद्य व्याख्या में आपको जो है यहाँ पे पहला है पंक्ति, कर्म में आनंद अनुभव करने वालों का ही नाम कर्मज्ञ है। धर्म और उदारता के उच्च कर्मों के विधान में ही एक ऐसा दिव्य आनंद भरा रहता है कि कर्ता को वे कर्म ही फलस्वरूप लगते हैं। अत्याचार और दमन का और क्लेश का समन करते हुए चित्त में जो उल्लास और तुष्टि होती है वही लोकोपकारी कर्मवीर का सच्चा सुख होता है। तो यहाँ हिंदी में पंक्ति देखिए एक तरह से गद्यांश दिया गया है और गद्यांश का अर्थ आपको बताना है। तो संदर्भ बताना है कि ये किस रचना से ली गई है, प्रसंग क्या था, और इसकी व्याख्या आपको करनी है। तो व्याख्या तो आप कर सकते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता, कई बार चलता होगा कि इसका लेखक कौन रहा है, आपने पढ़ा नहीं है। यदि तो पढ़ा है तो आपने कहीं ना कहीं अंदाज़ा लगा लेंगे कि ये वाली पंक्ति जो है यह इस तरीके के एक तरीके से निबंधात्मक शैली में लिखी गई है। तो यह जो है रामचंद्र शुक्ल के निबंध श्रृंखला से ली गई है। तो अर्थ तो स्पष्ट ही है, आप अर्थ अपने स्पष्टता से आप व्याख्या इसकी कर सकते हैं, संदर्भ प्रसंग आप लिख सकते हैं। बाकी अगला है ख में, प्रेम कुछ भी मान, प्रेम में कुछ मान भी होता है, कुछ ममत्व भी। श्रद्धा तो अपने को मिटा डालती है और अपने मिट जाने को ही अपना इष्ट बना लेती है। प्रेम अधिकार करना चाहता है, जो कुछ देता है उसके बदले में कुछ चाहता भी है। श्रद्धा का चरम आनंद अपना समर्पण है, जिसमें अहमन्यता का ध्वंस हो जाता है। यह प्रेमचंद के गोदान से लिया गया। जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि गोदान एक ऐसी रचना है जिसमें से कि प्रश्न पूछे जाए ये हो ही नहीं सकता। तो जब ऐसा नहीं हो सकता तो गोदान को हमें सबसे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। उसे यदि आप अच्छे से एक बार पढ़ लेंगे तो इस तरह की व्याख्या आपका कभी गलत नहीं होगा, छूटेगा नहीं। ऐसे ये वाला बार बार पूछ दिया जाता है, इसे ध्यान में रख लीजिएगा यदि आप देख रहे हैं वीडियो तो, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई बार कई एग्जाम में पूछा गया। यूपीएससी में भी कई बार दोहराया गया, अन्य एग्जाम में भी कई बार दोहराया गया है, क्योंकि यहाँ पे सस्पिशन पैदा हो जाता है कि श्रद्धा भक्ति वाली बात लगने लगती है कि ये लिखत से है, लेकिन श्रद्धा भक्ति से नहीं, ये गोदान से है और मालती और मेहता से के कन्वर्सेशन से संबंधित है। अब अगला है, ये तो बहुत ही ईजी है। टके के वास्ते ब्राह्मण से मुसलमान, टके के वास्ते हिंदू से क्रिस्तान, टके के वास्ते धर्म और प्रतिष्ठा दोनों बेचे, टके के वास्ते झूठी गवाही दें, टके के वास्ते पाप को पुण्य माने, टके के वास्ते नीच को भी पितामह बनावे, वेद धर्म कुल मर्यादा सच्चाई बड़ाई सब टके सिर लुटा दिया अनमोल। यानी कि अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भारी टके सिर खाजा। तो ये आ गया अंधेर नगरी से, जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक से लिया गया है। ठीक है, यहाँ भी अर्थ स्पष्ट है। और बाकी कुछ प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को हम लोग देखते हैं अभी। कबीरदास और तुलसीदास के राम में अंतर सौदारण स्पष्ट कीजिए। तो कबीर के राम और तुलसी के राम, इस पे हमने एक वीडियो भी डाला हुआ है कि कबीरदास जी किस तरीके के राम कहते हैं। दशरथ तो सुत तिहुलोक वखाना, राम नाम को मर व न जाना, है ना। तो यहाँ पे अर्थ पूरी तरीके से आप स्पष्ट कर सकते हैं कि कबीरदास जी जो थे, इनके राम जो थे निर्गुण राम हुआ करते थे और राम नाम के निर्गुण नाम की ये बात करते हैं, और तुलसीदास जी सगुण राम की बात करते हैं, क्योंकि दोनों ज्ञानेश्वरी निर्गुण ज्ञानेश्वरी शाखा के थे और तुलसीदास जी राम भक्ति काव्य धारा के थे। ये सगुण नाम जो कि अवतार लेते हैं, तो यही दोनों में अंतर हमें स्पष्ट करना, और इस पर हमने डिस्कस भी किया हुआ है काफ़ी। उसके बाद श्रद्धा भक्ति निबंध के माध्यम से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो व्यक्त करना चाहा है उसकी प्रासंगिकता पर विचार कीजिए। सॉरी। तो यहाँ पे हमें श्रद्धा भक्ति से जो है प्रासंगिकता पर कि जो रामचंद्र शुक्ल जी कहना चाहते हैं, तो निबंध एक बार ज़रूर पढ़ लें, जानकारी भी बढ़ेगी और उससे कुछ चीज़ें निकल के आएगी आपको, और इस तरह के प्रश्नों का आसानी से जवाब दे पाएंगे। बाकी अगला प्रश्न है, गजानन माधव मुक्तिबोध की अंधेरे में कविता का मर्म क्या है बताइए। तो अंधेरे में कविता
जब हम लोग पढ़ेंगे मुक्तिबोध की तो हम लोग अच्छे से समझ पाएंगे कि कैसे इसका उत्तर लिखा जाना चाहिए। बाकी छोड़ने का आपके पास ऑप्शन फिर भी है, ऐसा नहीं है कि जो आप इसको करें ही करें, तो एक प्रश्न आप हमेशा छोड़ सकते हैं। ठीक है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की राम की शक्ति पूजा का वस्तु विन्यास की दृष्टि से मूल्यांकन कीजिए। यहाँ शब्दों का थोड़ा सा कई बार अंतर हो जाता है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि इसका अर्थ क्या हो सकता है और परेशान हो सकते हैं। राम की शक्ति पूजा पर हमने काफ़ी डिस्कस किया हुआ है और काफ़ी सारे वीडियो हमने कंप्लीट डाला हुआ है, उसकी व्याख्या भी की हुई है। वस्तु विन्यास के बारे में यहाँ पूछ रहा है, तो वस्तु विन्यास होता क्या है ये समझने की ज़रूरत है। वस्तु मतलब कथा वस्तु है, उसका जो कथानक है, कहानी है, उसका विन्यास की दृष्टि से मूल्यांकन कीजिए, है ना, कि उसमें क्या तरह की किस तरह की चीज़ें थी और पात्रों का चयन किस तरीके से किया गया, उसको अंकों में किस तरीके से विभाजित किया गया और जो बात कहने की थी उसकी शुरुआत और अंत किस तरीके से की गई, इस आधार पे उसका व्याख्या करना है, आपको बताना है राम की शक्ति पूजा के बारे में। यही वस्तु विन्यास के बारे में इसमें कहा गया है। तो आसानी से आप ये भी काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, तो यही कुल मिला के प्रश्न था हिंदी साहित्य का बीपीएससी में। और सबसे बड़ी बात, कुछ चीज़ें जो मैं लास्ट में कहना चाहूँगा आप लोगों को, प्रश्न बहुत आसान है। प्रश्न जितने प्रश्न बनाए गए हैं उसमें से कम प्रश्न का आपको बहुत कम आपको छोड़ने का पूरा आपके पास में ऑप्शन है यहाँ पे। तो आप ये ध्यान में रखें कि आप सारे टॉपिक आप करके जाने की भी आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण चीज़ों को आपको करके जाना ही पड़ेगा। और सभी चीज़ों को करने के चक्कर में हो सकता है कि आप कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को सही से नहीं देख पाएँ। एक तो पहला ध्यान ये रखने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़, जो महत्वपूर्ण प्रश्नावली है, प्रश्न है, जिस प्रश्नों को मैं बार बार दोहराते रहता हूँ, मैंने एक वीडियो भी अलग से डाला था कि ये प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे गए हैं बार बार, और इन्हीं प्रश्नों को यदि आप कर लेते तो आपका प्रश्न नहीं छूटेगा। तो आप देखें उन प्रश्नों को। और साथ ही साथ एक खुशी की बात यह है कि जितने वीडियोज़ हमने डाले हैं उसमें से सभी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, बाहर उससे प्रश्न नहीं आ रहा है। यदि उतना भी आपको पढ़ा हुआ रहेगा, उतना ही पढ़ा हुआ रहेगा तो आपके लिए सफिशिएंट है किसी भी पेपर में, चाहे यूपीएससी दें, बीपीएससी दें, जेपीएससी दें, यूपीपीसीएस दें, कोई भी परीक्षा दें, राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा दें, संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा दें, तो प्रश्न आपका कोई छूटेगा नहीं। तो देखते रहिए, जुड़े रहिए, आगे हम लोग और प्रश्नों पर विचार करेंगे यदि कुछ आता है तो, और कहीं कुछ लगे तो आप लोग ज़रूर प्रश्न पूछिए। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।